कॉमबिज। जय हिंद दोस्तों, आज फिर से हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होते हैं और एक ओवरव्यू दिया था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने उसमें वीडियो में बताया था पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 प्रोसेस होते हैं कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि गवर्नमेंट को या एजेंसीज़ को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट की या ट्रांजैक्शंस की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कैसे मिलती है। तो गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक प्रोविज़न किया है जिसको बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी। तो दोस्तों, ये रिपोर्टिंग एंटिटी एक ऐसा टूल है, गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया कि जिससे जो फाइनेंशियल मार्केट में या इस काले धन को ब्लैक मनी को सफ़ेद करने में जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा कैच किया जाता है। तो दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में रिपोर्टिंग एंटिटी को डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और कुछ ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन को डिफाइन किया गया है जिसको रिपोर्टिंग एंटिटी के अंतर्गत लाया गया है। इन रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का काम क्या है और ये कैसे काम करती हैं, इनकी ओब्लिगेशंस क्या है, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ इसी वीडियो में। पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग कंपनी किसे कहते हैं। तो बैंकिंग कंपनी का भारत देश में एक कानून है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी किसे कहा जाता है। और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI एक्ट 1934 में सेक्शन 45 आई में डिफाइन किया गया है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कवर होते हैं जैसे चिट फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, NBFC हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिसको आप बोलते हैं, और जो ये आजकल पेमेंट गेटवे या पेमेंट बैंक कह सकते हो, या एक जो पेमेंट आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट कह सकते हो, या फिनटेक जितने काम कर रहे हैं, और एक पेमेंट का जो एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है जिससे ट्रांजैक्शंस मूव होती हैं डिजिटल रूप में। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशन हैं इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों, इंटरमीडियरी क्या होते हैं, इंटरमीडियरी किसको कहते हैं। इंटरमीडियरी मतलब कि जैसे स्टॉक ब्रोकर हो गया और इंश्योरेंस ब्रोकर हो गया और मर्चेंट बैंकर हो गया, रियल एस्टेट एजेंट हो गया और पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो गया। इन सब को इंटरमीडियरीज के अंतर्गत लाया गया है। तो इंटरमीडियरीज की बाकी जो एक डेफिनीशन या जो आप इसके बारे में ज़्यादा आप जान सकते हैं तो वो आप सेबी एक्ट में यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, उसमें इंटरमीडियरीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जिसमें से प्रमुख है कि स्टॉक ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो बेसिकली ये जो पूरा एक मैकेनिज्म, एक इकोसिस्टम जो क्रिएट किया गया है, उसमें ये प्रयास किया गया है कि जहाँ जहाँ से एक हैवी ट्रांजैक्शंस यानी कि जो प्लेसमेंट करते हैं ब्लैक मनी को या उसको लेयरिंग करते हैं, तो वो इन सब तरीक़ों से किया जा सकता है। यानी कि जो ब्लैक मनी जो सिस्टम में आती है वो इन सब तरीक़ों से या इन सब जगहों से आ सकती है। जो बैंक से आ सकती है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू आ सकती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आ सकती है। और गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं कुछ ऐसे जो प्रोफेशन या कुछ ऐसे जो बिजनेस हैं, जैसे आजकल बहुत सारे एक गेमिंग प्लेटफॉर्म चलते हैं, कसिनो चलते हैं, कि जहाँ पे लोग जाते हैं और पैसा लगाते हैं, पैसे को वहाँ पैसा कमाते भी हैं, गंवाते भी हैं। गंवाने से उनको एंटरटेनमेंट होता है और कमाते हैं तो उसको अलग जगह पे प्लेस करते हैं। जिस भी गेम में कैश या काइंड इन्वॉल्व होता है वो गवर्नमेंट ने कवर किया हुआ है रिपोर्टिंग एंटिटी के अंतर्गत। और
गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रार होता है, जो रजिस्ट्रार एक्ट 1908 में जिसको रजिस्ट्रार माना गया है, वो रजिस्ट्रार की भी जिम्मेदारी है कि वो जो उसके एक नॉमिनेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई की हुई हैं कि आप 50 लाख से ऊपर अगर प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं तो उसको रजिस्ट्रार को बताना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ कौन कौन सी मानी जाती हैं, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और उसके अलावा ये जो कुछ प्रोफेशन या बिजनेस हैं उनको बताया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इन रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की जिम्मेदारी क्या है या इनका ओब्लिगेशंस क्या होता है। जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे कि इन सब जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं इनके थ्रू सारे ट्रांजेक्शन्स को गवर्नमेंट अपने तक मूव कराती है और ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना रखी है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, जिसको हम शॉर्टकट में FIU बोलते हैं, तो FIU इंडिया को रिपोर्टिंग करनी होती है, जो कि गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स बताई हुई हैं कि ये कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हैं और उसका फॉर्मेट भी डिफाइन किया हुआ है कि इस फॉर्मेट में और इस फ्रीक्वेंसी में उनको रिपोर्ट करना होता है। जो कि तो उनकी जिम्मेदारी है कि जो उनके पास अगर किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास कोई आता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो इतने एक सर्टेन अमाउंट है, उससे ऊपर अगर टर्नओवर करता है तो उसको जाके रिपोर्ट करना होता है। किसी रजिस्ट्रार के पास अगर आता है, कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करता है तो एक सर्टेन अमाउंट है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको देना होता है। या कोई महंगी गाड़ी खरीदता है या 10 लाख से ऊपर गाड़ी खरीदता है तो उसको रिपोर्ट करना होता है। या कोई पर्सन ऐसा है जो प्रीशियस मेटल या एक जो महंगी वस्तुएं होती हैं, जैसे आप कह सकते हो कि पेंटिंग है या एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा उसकी सेलेबल वैल्यू होती है, तो अगर उसके पास कोई आता है तो उसको एक KYC नॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं, उसके थ्रू उसको कैप्चर करना होता है डाटा को और उसको रिपोर्ट करना होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की जिम्मेदारी है कि वो ट्रांजैक्शन मतलब अपने रिकॉर्ड को ऐसे मेंटेन करना है कि ट्रांजैक्शन का नेचर और उसकी वैल्यू दोनों कैप्चर हो और उससे जो इंडिविजुअल है उसकी भी आइडेंटिटी को वो कैप्चर करेगा कि वो कौन सा आदमी था जिसने ये ट्रांजैक्शन की हुई थी और कौन सी ट्रांजैक्शन थी, क्या ट्रांजैक्शंस है और उसकी वैल्यू कितनी है। दूसरा, उसका जिम्मेदारी बनती है कि जो उसके पास क्लाइंट आया हुआ है, जो उसका कस्टमर है, उसकी जो KYC है, यानी कि उसका आइडेंटिटी जो है कि उसका पहचान कि वो कहाँ से आया हुआ है और वो उसकी पहचान क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जो है पहचान है, वो उसको रिकॉर्ड करना होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की जिम्मेदारी है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें कौन इन्वॉल्व है और उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है और उस कस्टमर की आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है। और तीसरा, उसको ये देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन से बेनिफिशियरी ओनर कौन हो रहा है, यानी कि उस पूरे ट्रांजैक्शन में एक तो क्लाइंट हो गया जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और उसके अलावा वो किसको फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है, वो भी चैन उसमें कैप्चर होनी चाहिए। और ये सब रिकॉर्ड्स होते हैं जो जिस तरीके से वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट डाटा को कैप्चर करते हैं उसको उनको 5 साल तक के लिए अपने पास रखना होता है। मतलब जो भी आप KYC के माध्यम से, नो योर कस्टमर के माध्यम से जो डाटा कैप्चर करते हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट कैप्चर करते हैं कस्टमर के, वो आपको 5 साल तक रखने होते हैं और ट्रांजैक्शन की डिटेल को भी 5 साल तक रखना होता है। तो दोस्तों, अब बात करूँगा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको हम बोलेंगे कि KYC, नो योर कस्टमर। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं या जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, इनके पास ब्लैक मनी वाले भी आते हैं और एक सामान्य आदमी भी आता है जो कि ट्रांजैक्शंस करता है। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि उनको एक गाइडलाइन देना बिजनेस एंटिटीज़ को कि वो जो एक सामान्य आदमी भी आ रहा है उसके डाटा का मिसयूज़ ना हो, यानी कि उसके
KYC डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज ना हो। तो इन जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि जो KYC डॉक्यूमेंट ये अपने पास इकट्ठा करते हैं या जो कस्टमर से रिलेटेड जो डाटा वो कैप्चर करते हैं, उसकी गोपनीयता को पूरा तरह से बनाए रखें। और दूसरी जिम्मेदारी इनकी है कि वो जो कस्टमर आता है या जो क्लाइंट आता है उसको समझाएं कि या उसको एजुकेट करें कि आपका जो ये KYC डॉक्यूमेंट है या जो ये डाटा हम कैप्चर कर रहे हैं, इसका हम कहीं मिसयूज़ नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे केस पाए गए हैं। आजकल आपने पिछले 1-2 साल में आपने बहुत सारी न्यूज़ ऐसी देखी होंगी जिसमें कुछ फिनटेक कंपनियों ने, कुछ डिजिटल लैंडिंग वाली कंपनियों ने, उन लोगों ने जो KYC लिया था अपने कस्टमर का लोन देने के लिए, उस KYC का मिसयूज हुआ, जिससे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे जो जिसने लोन लिया था उन लोगों को थ्रेटिंग कॉलें आने लगी, यानी कि उनको गलत तरीके से लोग परेशान करने लगे। तो बेचारे बहुत लोगों ने परेशान कर होके आत्महत्या तक कर ली। एज ए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो अपने सिटीजन हैं उनकी गोपनीयता, उनके डाटा की गोपनीयता को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सेम जिम्मेदारी ये बिजनेस एंटिटी की भी है कि जो अगर आप किसी एक अपने सामान्य सिटीजन का भी या किसी भी सिटीजन का अगर आप डाटा कैप्चर कर रहे हैं तो उसको गोपनीय ढंग से रखना है और उसका मिसयूज ना करें। और बिजनेस एंटिटी की और एक जिम्मेदारी है कि जो वो एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं, उन एम्प्लॉइयों के ऊपर भी एक उनको पॉलिसी बनानी है कि वो एम्प्लॉय भी उस डाटा का मिसयूज ना कर पाए और वो एम्प्लॉय भी कस्टमर से या क्लाइंट से जो KYC लेनी होती है या जो ट्रांजैक्शंस डिटेल लेनी होती है उसको सही तरीके से कैप्चर कर पाए। तो दोस्तों, मैंने बताया कि गवर्नमेंट काले धन से सफ़ेद धन में जो कन्वर्ट करते हैं उसको, उसके डाटा को या उसके ट्रांजैक्शंस को कैसे कैप्चर करती है। तो दोस्तों, बिजनेस एंटिटी की जिम्मेदारी है कि जो डाटा वो कैप्चर करते हैं उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देना होता है टाइम टू टाइम। अब अगर वो इस रिपोर्टिंग को नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हर कानून में प्रावधान होता है कि अगर कोई जो कंप्लायंस है उसको पूरा नहीं करता है तो उसको सज़ा या पेनल्टी का प्रावधान होता है। तो वैसे ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी जो बिजनेस एंटिटी हैं, अगर वो स्पेसिफाइड तरीके से और टाइमली अगर रिपोर्टिंग नहीं करती हैं तो उनके ऊपर 10,000 रुपये से लेके 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।